सी, है ना। आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस, और सी मतलब कैपेसिटेंस, है ना। इन तीनों के बारे में, बिहेवियर के बारे में कोई पूछे तो मेरे को पता है ये तीनों क्या है, लोड ही है एक साथ, है ना। अब क्या होता है हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहले तो क्या लगा होगा, लोड को क्या दी जाएगी, सप्लाई। तो लोड को सप्लाई दी जाएगी तो फ्लो क्या होगा, यही है सिंपल सर्किट, यही होता है। जब आर की बात करें तो मैं फिर बात करूंगा मैं किसकी, एल की, फिर बात करूंगा मैं सी की, सी, है ना। जब भी एसी में वोल्टेज की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, V बराबर Vm sin ओमेगा t, है ना। मैं अभी थीटा से बात करूंगा जी, ओमेगा से तीनों में यही होगी इक्वेशन तो वोल्टेज सोर्स तो सेम ही रहेगा जी सर, ठीक है। अब करंट की बात है, करंट का बिहेवियर कैसा है, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं बात करूंगा, जब भी बात करूंगा रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वैसे करंट के मान में, फ्लो के मान में बाधा उत्पन्न करता है। जब भी पहले मैं मानूंगा एक रेफरेंस वोल्टेज, तो रेफरेंस क्या मान के चलता हूं, ये दिख रहा है इसको वीडियो में, जी सर दिख रहा है। ये मैंने वोल्टेज मान ली रेफरेंस की, तीनों एक नहीं समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या होगा कि अगर किसी परिपथ में शुद्ध रेजिस्टेंस लगा है जी सर, तो उसमें वोल्टेज और करंट का मान कैसा रहेगा, जी सर, या उसका आरेख बना हुआ है ना। जब भी परिपथ में इंडक्टेंस लगा हुआ तो उसमें परिपथ का जो है वो V और I के बीच में जो है संबंध कैसा रहेगा, या C है तो उसमें V और I में आरेख क्या रहेगा। फिर क्वेश्चन और बड़ा है, अगर परिपथ में R और L लगा हुआ है तो वो कैसा रहेगा, परिपथ में R और C लगा होगा तो कैसा रहेगा, कभी नहीं देगा L और C लगा होगा। L और C जब लगा होता है तो वो ऑसिलेटरी सर्किट होता है, आवर्ती जो जनरेट करती है, है ना। क्योंकि हर सर्किट जो बढ़ेगा उसमें रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। फिर उससे भी बड़ा क्वेश्चन करें तो RFC तीनों लगे होते हैं, एक डायग्राम से अपने तीनों समझ लेते हैं कि ये कैसा रहेगा ना। देखो जब भी आपको परिपथ में R मिले, इसका मतलब आप आंख बंद के ये सोच लेना, R में मान रहा हूं कौन सा, प्योर R, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्योर शुद्ध, प्योर, है ना, शुद्ध की बात कर रहा हूं। जब भी वोल्टेज अप्लाई की गई हो और परिपथ में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रेजिस्टेंस लगा है तो वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में, दोनों फेज में, वोल्टेज और करंट दोनों फेज सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज का मतलब इनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये आप याद रख लो, रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो कि जब भी वोल्टेज और करंट जो है शुद्ध रेजिस्टेंस लगा होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री दिख रहा है आपको कि दोनों एक ही रेफरेंस में। जब पूरा क्या लगाओ, यहां पर मान लो इसको आई आ कि मतलब वो करंट जो R रेजिस्टेंस से निकली। अब बात करूं मैं, अगर खाली यही दिया है तो सीधा सा यही होगा। अब L की बात करें इंडक्टेंस की, तो जब भी इंडक्टेंस लगा होगा तब करंट पूरा एकदम 100 से सीधा, सॉरी 90 डिग्री पीछे आगे करंट जो है बैक करेगा पीछे। जब भी क्लॉकवाइज चलते हैं इसका मतलब अपने पीछे चलेंगे, जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसका मतलब अपने आगे चलेंगे। तो 90 डिग्री L मतलब इंडक्टेंस से निकली हुई करंट 90 डिग्री पीछे रहेगी। जब कभी भी कैपेसिटेंस की बात करें तो अगर सिर्फ कैपेसिटेंस लगा हो तो 90 डिग्री आगे रहेगी, समझ गए, लीडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। ये लैगिंग और ये लीडिंग। जब भी अपने घड़ी की दिशा में जाएंगे तो बात करेंगे लैगिंग की, जब भी घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो बात करेंगे अपने लीडिंग, ठीक है। अब बात आते हैं अगर ये दोनों लगे हो, R की बात होगी, L की बात होगी, डेरिवेशन सिंपल से और के नियम से दिए गए, है ना। मेन जहां आप रखते हो वो यही चीज है। अब दोनों लगे हो R और
पीछे जीरो पे जीरो पे रखते हैं। एल क्या करता है? पीछे रखते माइनस हैं। 90 डिग्री पीछे रहता है। दोनों लगेंगे तो ये तो इधर रखने की कोशिश करेगा, ये इधर रख देंगे, तो ना यहाँ रहेगा ना यहाँ रहेगा सेंटर कहीं यहाँ पे अपने को आई मिलेगी। यस एंगल कैसा हो जाएगा? थीटा डिग्री और यही थीटा एंगल क्या कहलाता है मेरा? बाद में पावर फैक्टर ये तीनों तब होएंगे कैसे? है। दो की बात चल रही है ना, यस अब इसमें दो की बात ही ये कर। सर ये किसकी बात थी? आर और एल की और आर और एल लगे थे, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी? आर और सी की। आर कहां ले जाना जाएगा? इधर छेद में लगे। सी कहां ले जाना जाएगा? ऊपर ले जाएगा तो दोनों लगे होंगे तो कहां रहेगा? ना बीच में। इधर रहेगा ना यहाँ रहेगा। यस सर कुछ यहाँ पे सेंटर में ये थीटा एंगल, यहाँ पे करंट किसके कारण? आर और सी आर और सी के कारण, है ना। अब बात आ जाए तीनों यहाँ से, तो तीनों में फिर जेड का फॉर्मूला क्या बनता है? आपको मैंने बताया था, अंडर रूट आर आर स्क्वायर आर प्लस प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर है ना। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा तो यही आ जाएगा। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी हुआ तो यही आ जाएगा अगर एक्सएल ज्यादा है एक्ससी से तो नीचे तो वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा यहाँ रह जाएगा, है ना। आर एल सी से अगर एल से सी ज्यादा सॉलिड है तो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। यही बेहतर डायग्राम है। आर एल सी अलग अलग पूछे, साथ में पूछे, या दो का पूछे या तीनों का पूछे, और पूछेगा 100%। आर एल सी सर्किट भी आपसे 101% पूछेगा डायग्राम बनाना है और छोटा सा डेरिवेशन लिखना है और सबसे ज्यादा इसको यहाँ पे समझाना है। जो भी समझाना चाहूँ, जो भी दिमाग में मतलब वो सब दिमाग कहाँ लगाना है। यहाँ पे इसका मतलब आपको खुद को आता है, आपने रटा ज्ञान यहाँ पे नहीं है। तो आरएलसी का समझ में है यस सर कि क्या आपको उसमें करना है ना। एक्सएल बराबर एक्ससी जब हो जाता है, अनुनाद का पूछ लेता है कोई ऑब्जेक्टिव लेकर, अनुनाद की मैच है जब भी एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए वो कंडीशन कौन सी है? अनुनाद की पहली बात, अनुनाद में इंपीडेंस जेड क्या होता है? इंपीडेंस यस सर वो किसके बराबर हो जाता है? आर के बराबर है, Yes. तो ये तो जीरो हो जीरो हो गया। गया। तो जेड किसके बराबर हो जाता है? आर के पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन में जेड 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 किसके बराबर हो गया? इंपीडेंस रेजिस्टेंस के तो आर बटे हां बराबर है। पावर फैक्टर कैसा मिलता है? 1 इसका मतलब ये है अनुनाद की स्थिति में पावर फैक्टर सबसे अच्छा मिलता है कितना? 1। पावर फैक्टर एंगल 0 क्योंकि cos 0 का मान क्या रहता है? 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकते हैं। यस ये कर लोगे? यस कोई दिक्कत? नो सर